नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष में। आज हम लोग कुंडली विवेचना में डिस्कस करने वाले हैं दशाओं का सही क्रम। हम किसी कुंडली को जब देखते हैं तो उसमें कई प्रकार के धन योग, राजयोग, अलग अलग ग्रहों की उच्च स्थिति, स्वराशि, बल, वो सब देखते हैं। और सामने वाला इतना उतावला हो जाता है, कहता सर मेरी आयु, हालांकि सामने वाले को माने उसको आयु के साथ रिलेट करना अभी शायद नहीं आता है, क्योंकि सामने वाला व्यक्ति तो ज्योतिष का शुरुआती अध्ययन कर रहा है या उसका जानकार नहीं है। लेकिन हमें क्या चीज देखकर उसको ये बात सही क्रम में बतानी चाहिए कि चाहे कितना बली चार्ट हो, एक अवधि, एक महादशा अंतरदशा, हालांकि आप जानते हैं वैसे देखें तो दशाएं तो बहुत अलग अलग प्रकार की हैं, माने 35 से ज्यादा दशाएं हैं। लेकिन और उनमें भी आप जानते हैं आजकल भी 3 दशाएं बहुत ज्यादा प्रचलित हैं। योगिनी महादशा देखते हैं, अष्टोत्तरी महादशा देखते हैं, विंशोत्तरी महादशा देखते हैं। लेकिन उन 3 में भी सर्वमान्य, माने चाहे वो कोई उत्तर भारत, दक्षिण भारत, पूर्व भारत, भारत के अलग अलग हिस्सों में भी जो सबसे ज्यादा आदर के साथ जिस महादशा को देखा जाता है वो विंशोत्तरी महादशा। तो हमें ये चीज सामने वाले को भी थोड़ा समझानी चाहिए कि भाई आपकी आयु तो अभी मान लीजिए कोई जातक 15 वर्ष का है, 18 वर्ष का है, 20 वर्ष का है, और वो अब माने क्योंकि उसको ज्योतिष का कोई ज्यादा जानकार तो नहीं है या थोड़ा बहुत भी पढ़ा है, तो वो अब सेल्फ डिक्लेरेशन कर देता है कि सर कुंडली कोई बली नहीं है। माने इसी चार्ट से हमने ये सीखा, सामने वाले ने खुद ही अपने आप को सेल्फ डिक्लेयर किया हुआ है कि नहीं सर चार्ट में तो बहुत अच्छे अच्छे योग दिखाई देते हैं। आप देख रहे हैं लग्नेश जो है वो स्वराशि का होकर प्रथम भाव में बैठा हुआ है और साथ में बृहस्पति बैठे हुए हैं। और आप जानते हैं कि गुरु और चंद्रमा का मिलना वैसे भी इन जनरल किसी भी चार्ट में अच्छा माना जाता है, और यहां पर तो बृहस्पति के पास नवमेश की भी भूमिका है। लेकिन जातक को ऐसा नहीं लग रहा है या जातक इस बात को स्वीकार नहीं करना चाहता है, उसको यही लग रहा है कि नहीं मैं तो सौभाग्यशाली नहीं हूं, क्योंकि उसकी कुछ कैलकुलेशन, उसकी अपनी सांसारिक कैलकुलेशन उसको कमजोर लग रही है। क्योंकि ज्यादातर हमारी जो सांसारिक बुद्धि है वो जो जल्दी चेज कर लेता है उसी को अच्छा मानने लग जाता है कि भाई देखो रेस में वो घोड़ा है, वो तेज भागकर वहां पहुंच गया जल्दी, तो बस वही अच्छा माना जाएगा। इसको हम भाग्य की परिभाषा मेरे हिसाब से माने थोड़ा जल्दी होगा इस प्रकार से कहना, क्योंकि हो सकता है वो जल्दी पहुंच गया हो, क्योंकि जीवन को इस प्रकार की रेस नहीं है कि उसको जल्दी पब्लिक सेक्टर में एंट्री मिल गई, मेरे साथ वाले को जल्दी प्राइवेट सेक्टर में वो चला गया तो उसका मतलब उसका पूरा जीवन अच्छा है। अरे भाई और भी बहुत चीजें हैं, हो सकता है कोई बड़ी, भगवान ना करे कोई व्याधि में फंस जाए, वो उसको पुत्र संतान आदि संबंधी कोई बड़ा दोष हो, जिसको कुटुंब का सुख ही ना हो, तो इसलिए हम कुछ ज्यादा ही जल्दी कर लेते। और ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हम योग तो समझ पा रहे हैं, लेकिन हम वो योग का सही फल जो हमें मिलेगा उसके आने का इंतजार करने के लिए भी हम माने इतना धैर्य भी नहीं है, इतना पेशेंस भी नहीं है कि वो अपने समय में आएगा। किसी किसी को क्या होता है, माने नक्षत्र अनुसार जल्दी मिल जाता, माने पूर्वार्ध में ही उसका फल मिल जाता है, किसी किसी को वो उत्तरार्ध में मिलता है। ठीक हो गया? तो ये इसीलिए मैंने एक क्लास ये रिकॉर्ड किया था, ताकि आप दो बराबर बली चार्ट हैं, माने उनमें दोनों में हो सकता है ग्रहों की स्थिति लगभग बराबर है, फिर भी आपको लग रहा है कि यार इसका जीवन शुरुआत में कमजोर क्यों लग रहा है, क्योंकि उसको उसका जो नक्षत्र प्राप्त हुआ है वो नक्षत्र अनुसार उसको विंशोत्तरी में वही ग्रह क्रम मिलता है। जैसे इनको ये एक जरूरी बात ऑब्जर्व करने वाली है, एक किसी का भी यदि पुष्य नक्षत्र है और उसका लग्न लग्नेश भी, माने पुष्य नक्षत्र है तो आप समझ रहे हैं वो कर्क राशि में आता है, और लग्न लग्नेश भी कहीं ना कहीं इसी साइड का है, माने सूर्य की लॉबी का लग्न है, चंद्रमा की लॉबी का लग्न है,
मंगल की लॉबी का लग्न है, तो उसका जीवन का उत्तरार्ध ज्यादा बेटर होता है पूर्वार्ध की अपेक्षा। ठीक हो गया? माने जब वो शुरुआत करता है, जैसे स्टूडेंट लाइफ में भी उसको थोड़े से ज्यादा चैलेंजेस देखने में आते हैं। ठीक हो रहा है आपको ये बात समझ में? ऐसे हम कई नक्षत्रों में निकाल सकते हैं, वो आप समझ रहे हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि जब हम शुरुआत करेंगे पुष्य नक्षत्र में, जो उसका विंशोत्तरी ग्रह है, विंशोत्तरी ग्रह जो डिसाइड किया गया, आप जानते हैं वो शनि महाराज। और शनि महाराज इस लग्न के अनुसार उनको जो काम मिला है वो 7 और 8वें भाव का काम मिला हुआ है। तो कहीं ना कहीं प्रबल मारक भी हो जाते हैं। और आप जानते हैं कि शनि महाराज की लग्न लग्नेश के साथ मित्रता भी नहीं है। ठीक हो गया? तो ये और उसके वो माने, और शनि की महादशाएं बहुत माने, अगर पुष्य के भी शुरुआती में ही, शुरुआती चरण में ही जन्म हुआ है, फिर आप जान रहे हैं लगभग वो 18 से 19 साल, क्योंकि 19 साल की विंशोत्तरी महादशा शनि महाराज की होगी। तो यदि 1 डिग्री का ही, 0 डिग्री का ही पुष्य नक्षत्र में जन्म है, तो उनको शनि महाराज की शुरुआती दशा मिल जाएगी। अब वो 18 से 19 साल उसका मेन जो स्टडी पीरियड है, उसका जो स्कूली शिक्षा है वो उसमें लगेगा। और उसके बाद भी यदि हम देखें तो शनि के बाद जो क्रम आता है विंशोत्तरी में, वो किसका क्रम आएगा? फिर बुध का क्रम आएगा। और बुध अगेन चंद्रमा के लग्न के हिसाब से कहें, सूर्य के लग्न के हिसाब से कहें, मंगल के लग्न के हिसाब से कहें, बृहस्पति के लग्न के हिसाब से कहें, तो कहीं ना कहीं वो एक प्रकार का क्रूर भूमिका में ज्यादा रहते हैं। तो फिर उनको उसी प्रकार का काम मिलेगा। तो आप समझ रहे हैं, यानी ये जो चार्ट है, इनको ऐसा लगा कि भाई ज्योतिष के अच्छे योग इनके चार्ट में हैं, उसके बावजूद भी उनका चाहे स्कूली शिक्षा वाला पार्ट रहा, चाहे वो कॉलेज के टाइम पर, या तुरंत रोजगार की बात करें, करियर भी कंपैरेटिवली दूसरे लोगों को जल्दी मिल गया। क्योंकि उनको देखिए शुरुआत ही इनकी शनि महादशा से हुई, और उसके बाद जब रोजगार का समय सब था, तो उस समय अभी मरकरी की महादशा, आप देख रहे हैं मरकरी की महादशा विंशोत्तरी में हमने ये लिया हुआ है। तो शनि के बाद अगला क्रम विंशोत्तरी में बुध का आता है। ऐसा नहीं है कि इनके चार्ट को कोई बल ही नहीं है, बल है, लेकिन जिसका इनको बड़ा बेसब्री से जिस चीज का इंतजार रहेगा, वो पीक तो इनको कहीं ना कहीं, अगर हम बात करें, शुक्र महाराज के समय से ही प्राप्त होना शुरू होगा। शुक्र एक ऐसा ग्रह है जो चाहे किसी पर्टिकुलर लग्न के लिए थोड़ा सा क्रूर भी है, लेकिन यदि वो लाभेश, धनेश, इस प्रकार की भूमिका में आता है, क्योंकि शुक्र अपने आप को रोक नहीं पाते हैं, चाहे वो फंक्शनल मैलेफिक ही क्यों ना हो। लेकिन अगर उनको कहीं माने जैसे दूसरे भाव के साथ रिलेट कर देते हैं, 11वें के साथ रिलेट कर देते हैं, यहां तक कि 12वें के साथ भी रिलेट कर देते हैं, तभी भी शॉपिंग का सुख तो वो देंगे ही देंगे। माने वो एक ऐसा प्लैनेट है जिनको क्रूरता निभाना भी उस प्रकार से नहीं आता जैसे सामान्यतः दूसरे ग्रह हम मानते हैं। ठीक हो गया? तो अब इनका जो क्रम यदि समझते हैं, तो शनि महाराज के बाद बुध की महादशा रहेगी, और बुध का मेन एजेंडा 12वां भाव और तीसरा भाव। ठीक हो गया? तीसरा भाव यानी इनिशिएटिव, पेपर वर्क, 12वां भाव यानी हमारे एक्सपेंसेस, लॉसेस भी कहा जा सकता है 12वां भाव। इसको अभी ज्यादा लॉसेस के रूप में ही देखा जाएगा, क्योंकि वो लग्नेश के साथ मैत्री कम बन रही। अब सौभाग्य से उसको एग्जीक्यूशन थोड़ा सा ठीक मिल गया है। बुध को चौथे भाव, बुध वैसे नेचुरल बेनिफिट प्लैनेट है, चौथा भाव सुख का, भवन सुख का, माता का होता है। ठीक हो गया? तो तुलनात्मक दृष्टि से यदि कहें तो शनि की जो महादशा थी, जो शनि की महादशा रही, वो तो आप देख रहे हैं 7 और 8 का स्वामी होकर 12वें से ही एग्जीक्यूट भी कर रहा था। ठीक हो गया? हालांकि कुछ मामले में माने 8th हाउस से संबंधित अगर विषयों की बात करें, तो वो विपरीत राजयोग की दृष्टि से वो तो ठीक रहा। अब 8वें भाव को हम जानते हैं, जीवन के शुरुआती हिस्से में यदि देखना हो तो कहीं ना कहीं जीवन के शुरुआती हिस्सों में 8वें भाव का संबंध हमारे एनस के साथ भी होता है। भाई एनस संबंधी ऐसा लगता है कुछ दिक्कतें हैं, लेकिन वो रिकवर हो जाता है। ठीक हो गया? विपरीत राजयोग, और जीवन बढ़ता है तो ये ससुराल पक्ष भी बताता है। ठीक हो गया?
और जो लैंगिक सुख है वो भी देखा जाता है 8वें भाव से। ठीक हो गया। तो वैवाहिक सुख में भी 8वें भाव की बहुत बड़ी भूमिका है। वो विपरीत राज्यों के कारण इसका बल इनको प्राप्त हो जाएगा। अब इनका माने, इनकी जो पर्सनल ऑब्जर्वेशन अपनी लाइफ को लेकर है कि भाई मुझे ऐसा लगा कि मेरा डिग्री सर्टिफिकेशन भी सामान्य सा ही हो पाया। भाई देखिए, वैसे तो केतु को पढ़ाई के मामले में इतना बुरा नहीं माना जाता है। अगर वो स्वराशि होकर बैठा हो तो वो माने जैसे क्या होता है, पढ़ाई के समय पर तो रति सुख यदि लेने जाएंगे तो फिर समस्या हो जाएगी। लेकिन इन्होंने ही ऐसा ऑब्जर्व किया कि मुझे मेरा कोई भी पार्टनर के नजदीक, माने ऐसा रोमांस पार्ट को लेकर जब भी मैंने काम करने का प्रयास किया, वो इतना अच्छे सुखद परिणाम उसके नहीं मिले, क्योंकि 5वां भाव हमारा डिग्री सर्टिफिकेशन एज वेल एज रोमांस भाव की तरह भी देखा जाता। तो वो डिटैचमेंट तो लाएगा ही, और वो पढ़ाई की दृष्टि से तो अच्छा ही माना जाता है। माने वो एक प्रकार से मोह भंग सा कर देता है। ठीक हो गया। रोमांस को लेकर मोह भंग, डिटैचमेंट, वैराग्य इस प्रकार लेकर आता है, तो वो उस दृष्टि से अच्छा है। और आप जानते हैं वृश्चिक का प्राइमरी लॉर्ड वैसे मंगल है, लेकिन अगर मंगल दूर है, कहीं कमजोर अवस्था में पड़ रहा है, तो फिर उस केतु को स्वराशि जैसा मानना है। ठीक हो गया। तो इट इज लाइक जैसे पंचम भाव का स्वामी अपने ही भाव में बैठा है। ठीक हो गया। तो ये तो डिग्री सर्टिफिकेशन के लिए वैसे अच्छा माना जाता है। और केतु यहां पर बैठकर थोड़ा सा स्टमक इशू जरूर क्रिएट कर सकते हैं, यानी डायरेक्शन को लेकर परेशानियां, और इनको ऐसा भी लगता है कि मेरा शरीर थोड़ा सा गोल मटोल है। वो तो देखिए, लग्न में यदि चंद्रमा जैसा ग्रह बैठा है और बली होकर बैठा है, मित्र के साथ बैठा है, तो चंद्रमा का शरीर थोड़ा स्थूल शरीर माना जाता है, तो गोल मटोल तो कहेंगे ही कहेंगे। अगर इनको ये लग रहा है कि नहीं, मैं कोई चंद्रमा के बल को घटाकर मैं अपने स्थूल शरीर को स्लिम कर दूं, तो ये करना उचित नहीं होगा। माने कोई भी ज्योतिषी चार्ट को देखकर यदि आपको समझ पा रहा है, इसका मतलब आपका चार्ट सही है। और अगर आप उस चार्ट के अनुसार अलाइन नहीं कर रहे हैं, माने मुझे लगता है इस चीज से इनको समस्या नहीं होनी चाहिए। माने जो गोल मटोल शरीर है वो इनके लिए समस्या नहीं होना चाहिए। जैसे मैंने पहले भी कई वीडियो में बताया है कि जो क्रूर ग्रह हैं, पापी ग्रह हैं, वो लग्न में आने के नुकसान भी होते हैं, फायदे भी होते हैं। नुकसान नहीं होता भी, सर पर चोट दे सकता है, फोरहेड, बड़ा सावधान होकर गाड़ियां, खासकर मतलब बाइक वगैरह बहुत सावधान होकर चलाना चाहिए। अगर प्रथम भाव में जैसे सिंह राशि का राहु है, मेष राशि का राहु है, क्योंकि वो पक्का शत्रु है, उसका सर पर चोट दे सकता है, और खासकर उसका समय चल रहा हो खराब, तो फिर थोड़ा सा सावधान रहना चाहिए। अभी इनका प्रथम भाव में फुल सपोर्ट है, तो मतलब कोई ऐसा घबराने का या टेंशन बेमतलब नहीं लेना। इनका वैसे जीवन में मुख्य रूप से ये प्रसन्न नहीं रहेंगे, लेकिन कुछ समय के लिए, खासकर जैसे मैंने बताया कि वो ये कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं दशा वाला समय, कि भाई इनको जीवन में शुरुआती दशा शनि की मिल गई, फिर अभी बुध चल रहे हैं। हालांकि कुछ वर्षों के बाद बुध का डिपार्चर होते ही जब केतु आएगा, कंपैरेटिवली इनके लिए अच्छे परिणाम लेकर आएगा। माने चाहे वैवाहिक सुख के लिए कहें, केतु में शुक्र में इनका विवाह सुख भी और इनका भवन सुख भी। माने इनका यह भी एक प्रश्न है कि क्या मैं अपने धन से, अपने अभी हालांकि इन जातक, महिला जातक का चार्ट है, इनकी आयु काफी कम है, और यही कोई 20-22 वर्ष के आसपास का इनकी आयु है, और इनके मन में यही रहता है कि क्या मैं अपने धन से अपना खुद का भवन बना पाऊंगी। निश्चित रूप से बना पाएंगे। ठीक हो गया। 7वें भाव का स्वामी शुक्र, वो वाहन का भी कारक होता है, लग्जरी आइटम, रियल एस्टेट, वो सब। चौथे भाव का स्वामी 7वीं राशि यहां पड़ रही है, ज़ोडिएक की। आप जानते हैं तुला राशि जो है वो परिधान की बात भी करता है। परिधान यानी हमारे जो गहने हम धारण करते हैं, कपड़े धारण करते हैं। ठीक हो गया। तो बड़ा सुंदर सजा हुआ घर। और अभी इनका यह भी एक प्रश्न है कि इनकी माताजी कब तृप्त होंगी, इनको लेकर थोड़ी सी माताजी को असंतोष रहता है इनसे रिलेटेड। वैसे मां को वैसे समझना हो तो हम चंद्रमा की स्थिति, कर्क राशि की स्थिति देखते हैं, तो आप देख रहे हैं वैसे अगर
इंडिपेंडेंटली माता जी को देखना हो, इनके मदर को समझना हो, तो भाई कर्क राशि का चंद्रमा पुष्य नक्षत्र में बैठा और क्या चाहिए, बहुत बढ़िया। लेकिन जब वो चंद्रमा रिलेटेड टू दिस चार्ट, माने इन व्यक्ति के लिए जब वो चंद्रमा काम कर रहा है, या माता का संबंध इनके साथ कैसा है, तो फिर हम चौथे भाव पर नजर डालते हैं। तो चौथे भाव में देखें यदि, तो चौथे भाव का लैंडलॉर्ड तो घर में ही है, लेकिन अभी वो क्या है, सूर्य से अस्त है, बहुत कम डिग्री के गैप में बैठा हुआ है। तो कहीं ना कहीं जो इनकी प्रबल इच्छा है कि मेरी जो बढ़ी हुई सैलरी का सुख मैं समाज में यदि दिखाना चाहता हूं, दिखाना चाहती हूं, और मेरा अपने पैसों से मकान जो मैं समाज में, माने इनकी प्रबल इच्छा है कि ऐसा समाज में जाहिर हो, तो वो जब बहुत नजदीक होकर प्लैनेट चला जाता तो होगा मकान इनके पैसे का, लेकिन वो इस भावना को आगे तिलांजलि देनी पड़ेगी कि भाई ये देखा, ये मेरा मकान मैंने अपने पैसों से खर्च किया। मतलब अस्त होने का मतलब वो है, लेकिन वो दिख नहीं रहा है। माने मकान इनके नाम पर जरूर होगा, लेकिन अभी जो प्रबल इच्छा जाग रही है कि ये इंफॉर्मेशन समाज में जाए कि ये मकान मेरे पैसों का खरीदा हुआ है, मेरा बनाया हुआ है, वो भावना शांत करनी ही पड़ेगी इनको। ठीक हो गया। तो कुछ वर्षों के लिए जब केतु आएगा तो काफी हद तक चीजों को एक्सपोज करना, दिखाना, ये त्याग देंगे, और जैसे ही इनके मन में ये भावना आ जाएगी तो फिर ये एकदम रेडी हो जाएंगे। ठीक हो गया। तो केतु के समय से ही, माने बुध के बाद जब केतु आएगा, केतु के समय से ही इनके जीवन में, अब क्योंकि अभी प्रबल इच्छा जागती है कि मेरे द्वारा इस प्रकार की माता को भवन सुख दिया जाए, मेरे अपने पैसों के द्वारा मैं, और मेरी सैलरी जो है वो भी समाज में रिफ्लेक्ट हो, कितनी ज्यादा सैलरी है। लेकिन ये जब इन सारी भावनाओं से जब ये मुक्त हो जाएंगे कि नहीं, अब मेरे को जो मिल रहा है मैं तृप्त हूं, और मैं समाज में इसको मैंने दिखाना नहीं चाहता, शो ऑफ नहीं करना चाहता हूं, तो फिर वो मिल जाएगा। और जहां तक बुध के अस्त होने का प्रश्न है, तो कहीं ना कहीं 12वें भाव का स्वामी होकर और तीसरे भाव का स्वामी होकर वो अस्त होना इस लग्न के लिए अच्छा ही माना जाएगा। ठीक हो गया। तो और सूर्य, आप जानते हैं सूर्य के बुध बहुत नजदीक रहते हैं, इसलिए बुध के अस्त होने का मित्र होकर अस्त का दोष इतना ज्यादा नहीं माना जाता है। थोड़ा प्रिकॉशन इनको मैरिड लाइफ को शुरुआत करने में थोड़ा सावधानी बरतनी पड़ेगी। ठीक हो गया। जैसे नवमांश में इनका बृहस्पति पहले भाव में, हालांकि बृहस्पति यहां बहुत बली है, फिर भी नवमांश में इनका प्रथम भाव में गुरु जो है वो अनफेवरेबल राशि में बैठा हुआ है। ठीक हो गया। और कुटुंब भाव में हालांकि शुक्र है, कुटुंब भाव का बल यहां पर भी वैसे सर्वस्तक पर मिलान करें, या कुटुंब भाव का स्वामी होकर सूर्य रात्रि अभिजित में चौथे भाव में चला गया है, तो वो अच्छा माना जाता है। आप जानते हैं भगवान श्री राम का जन्म दिवा अभिजित में हुआ था, भगवान श्री कृष्ण का जन्म रात्रि अभिजित में हुआ था। तो रात्रि 12 बजे या दोपहर के 12 बजे जन्म होता है, तो दोपहर के 12 बजे जन्म हुआ तो सूर्य हमारे दशम भाव में, रात्रि के 12 बजे के आसपास है तो हमारा सूर्य चौथे भाव में। और आप जानते हैं चौथे भाव में है तो हमारा जो हमारा एंट्रेंस, हम जिस गेट से प्रवेश करते हैं उसको भव्य बना देता है। ठीक हो गया। तो इनका भवन तो भव्य होगा ही होगा, इनके नाम से ही होगा, इसीलिए इनको एकदम आश्वस्त हो जाना चाहिए। तो आप अभी हमारा मुख्य प्रयोजन क्या था इस क्लास को रिकॉर्ड करने का? यही प्रयोजन था, चार्ट चाहे कितना ही बली हो, लेकिन आपको खासकर से मैं विंशोत्तरी से ज्यादा रिलेट कर पाएंगे आप। तो खास करके आप ये जरूर देखिए, आप अष्टोत्तरी से भी देख सकते हैं, आप योगिनी महादशा से भी देख सकते हैं, लेकिन ज्यादा सरल हो जाएगा अगर आप उसको विंशोत्तरी से समझें कि भाई ये दशा क्रम है, और जो दशा क्रम है उसी प्रकार से यदि वो उस लग्न के लिए, जैसे अब शुक्र के बाद इनको फिर किसका महादशा मिलेगी? सूर्य, और सूर्य इनका धनेश है, तिजोरी का स्वामी है, तो वो काम फिर उस सूर्य के बाद चंद्रमा की महादशा मिलेगी, चंद्रमा के बाद मंगल की तो ये शुक्र से ही इनके माने सैलरी को लेकर, भवन सुख को लेकर ये पीक आना शुरू हो जाएगा। तो इसीलिए हर उस जातक को ये धैर्य बनाकर रखना चाहिए। अगर उसके कुछ, जैसे मैंने बताया, पुष्य नक्षत्र के साथ है,
ऐसा और भी कई नक्षत्रों के साथ आप रिलेट कर सकते हैं कि भाई पुष्य नक्षत्र यदि कर्क लगन कर्क राशि वालों को मिलता है तो पूर्वार्ध से ज्यादा अच्छा उत्तरार्ध होता है, और ये निराश होकर क्या सोचने लग जाते हैं, भाई हम तो, हमारा तो कोई भाग्य ही नहीं है। और मैंने बड़ा मुखर होकर ये बात, मैंने बहुत अच्छे से जोर देकर ये बात कही हुई है, यदि पहले भाव का, पांचवें भाव का, नवे भाव का स्वामी यदि स्वराशि होकर बैठता है तो फिर उसको भाग्यशाली, माने वो अपने लिए भाग्यशाली तो है ही, दूसरे के लिए भी भाग्यशाली, इनके कारण दूसरों के कार्य बन जाएंगे। जहां तक मैंने बताया कि स्पाउस के साथ, जैसे अब इनका रोमांस हाउस का ज्यादा बल ये प्राप्त नहीं कर पाए, मैरिड लाइफ में भी शुरुआती अटेम्प्ट ज्यादा अच्छा नहीं होगा, मतलब ये अपने पार्टनर के साथ दोनों जब विचार मिलाने का प्रयास करेंगे, ऐसा कि ऐसा लगेगा वैचारिक मतभेद है, लेकिन इनको कोशिश करनी चाहिए कि संतान जल्दी करें, क्योंकि पांचवें भाव में केतु है, तो वैसे भी वो डिटैचमेंट लाने की कोशिश करता है, माने कहीं ना कहीं कमजोरी है, उसको खुद रिकवर करे। कुटुंब भाव का सर्वष्टक वर्ग बल अच्छा है, और सूर्य शुक्र के साथ कहीं ना कहीं आप जानते हैं 11वें भाव का दूसरे भाव के साथ संबंध अच्छा माना जाता है। ठीक हो गया, तो इसको एक्टिव करने का प्रयास करते हैं तो ये बहुत बढ़िया हो जाएगा। और संतान होने के बाद जब हम कुटुंब भाव की तरफ जाते हैं, कुटुंब का मतलब हमारे घर में जो पति पत्नी बच्चों का जो एक मिला जुला सा माहौल बनता है, वो हम दूसरे भाव से समझते हैं। वो भाव हमेशा इनके लिए सपोर्टिव होगा। और जहां तक ससुराल का प्रश्न है, तो मैंने बताया कि अगर 8वें के स्वामी को 12वें में जाता देखते हैं तो हम उसको बोलते हैं कि विपरीत राज, यानी ऐसा लगता है विपरीत परिस्थितियां आई, लेकिन वो और उल्टा बढ़ोतरी करके ही जाएगा। चाहे रिटायरमेंट लाइफ की बात करें, चाहे इन लॉस फैमिली के सपोर्ट की बात करें, तो वो ओवरऑल अच्छा माना जाएगा। ठीक हो गया, भाग्यशाली हैं, इनके पार्टनर भी इनको भाग्यशाली मानेंगे। चाहे कुछ विषयों के लिए दोनों के विचार ना मिले, लेकिन वो बिल्कुल ही बात को स्वीकार करेंगे कि हाँ, ये कुटुंब को लेकर, माने आप फर्स्ट इंप्रेशन क्या जाता है इस चार्ट को देखकर कि भाई ग्रेट मदर, ठीक हो गया, हॉस्पिटैलिटी, केयरिंग, ऐसा चार्ट इनका जाता है। ठीक हो गया, बहुत भाग्यशाली हैं भाई। कर्क तो आप जानते हैं ज़ोडिएक का मदर है, और जब कर्क को सपोर्ट करने वाला बृहस्पति भी साथ बैठा है भाग्येश होकर, तो कहना ही क्या। केवल अभी भाग्येश की दृष्टि से भी नहीं देख रहे हैं, आप जानते हैं प्रयोग की दृष्टि से भी जब हम किसी को कोई ऐसा रेमेडी बताते हैं तो हम उसमें नक्षत्र की भी भूमिका होती है, नक्षत्र के ग्रह, नक्षत्र का विंशोत्तरी ग्रह के साथ साथ उसके देवता की भी भूमिका। तो जब वो एक ही दिशा में सब जाएं, देखिए चंद्रमा पुष्य नक्षत्र में है तो पुष्य नक्षत्र का वैदिक देवता बृहस्पति, ध्यान रखना है, पुष्य नक्षत्र का विंशोत्तरी ग्रह की बात नहीं, वैदिक देवता बृहस्पति, और इनका भाग्येश भी है, वो गजकेसरी योग भी बना रहे। और इनको अगर ऐसा, या आप में से भी किसी को लगता है कि नहीं सेम नक्षत्र होने पर ही वो गजकेसरी योग बनता है, तो ऐसा नहीं। चंद्रमा और गुरु एक दूसरे पर दृष्टिपात भी कर रहे हैं तो भी वो गजकेसरी योग है, यहां तक कि दोनों एक दूसरे से केंद्र में भी हैं तो भी गजकेसरी योग का लाभ मिलता है। मतलब एक प्रकार का बड़ा यश, कि आप बड़े लोगों की सभा में जब बैठेंगे तो आपको सम्मानित माना जाएगा। भाई जैसे कहते हैं ना, पहले राजाओं के समय पर हमारे गेट पर गज यानी हाथी है, इसी प्रकार से बड़े वाहन हमारे गेट के बाहर खड़े हैं, इस प्रकार का प्रभाव समझना चाहिए। ठीक हो गया, एकदम निर्दोष होकर दोनों मित्र हैं और दोनों इस लग्न के लिए बड़े सपोर्टिव हैं, तो वो जब गज केसरी योग बन रहा है तो कहना ही क्या। ठीक हो गया, तो इनके मन में जो ऐसी भ्रांति आई, उस भ्रांति को हम लोग भी अपने चार्ट के साथ रिलेट करके समझ सकते हैं कि भाई अगर दशा क्रम कुछ ऐसा मिल गया है हमें, भाई अगर पूर्वार्ध में मिल गया है तो पूर्वार्ध जीवन का अच्छा हो जाता है। लेकिन इस बात को समझिए कि मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि किसी को शुरुआत में मिल गया तो बेकार है, लेकिन उत्तरार्ध में कई दफा सहारे की जरूरत ज्यादा पड़ती है। यानी जब व्यक्ति को क्योंकि शुरुआत में तो जोश काफी होता है व्यक्ति को, यानी 35-40 साल तक तो व्यक्ति वैसे भी जोशीला होता है, लेकिन अगर उसको
35-40 साल के बाद कुछ ऐसी कठिन दशाएं मिलती हैं, तो फिर वो, क्योंकि अब तो भोगने का समय था, उसको जो उसने एकत्रण किया था, उसने संग्रह किया था, उसको यूज करने का समय था, तो वो तब कई दफा ज्यादा डिप्रेसिव हो जाता है। लेकिन अगर हमारा कई ऐसी बड़ी महादशाएं शुरुआत ही उनकी हो रही है 30 बरस के बाद, 35 बरस के बाद, 40 बरस के बाद, तो उसमें कोई बुराई नहीं है। ठीक हो गया। इसीलिए इतनी जल्दी ऐसा डिक्लेयर नहीं करना है कि नहीं, मुझे नहीं लगता है कि गजकेसरी योग का लाभ मिल रहा है। आयु कितनी हुई है, माने मैं किसी कारणवश एग्जैक्ट इनका बर्थ डिटेल नहीं बता रहा हूं, बाकी बहुत कम आयु है। 20-22 वर्ष की आयु में ही हम अपना धैर्य खो देते हैं कि ये चार्ट तो बली नहीं है। ठीक हो गया। बिल्कुल बली चार्ट, इसमें कोई दो राय नहीं है। बहुत बढ़िया, भाग्यशाली माना जाएगा इनको। थोड़ा सा धैर्य बनाकर रखें। इनको भवन सुख भी इनको है, इनकी माता भी इनको भाग्यशाली मानेंगी। मैरिड लाइफ में जहां तक संभव यदि मैचिंग में अच्छे गुण मिलान करें, ये थोड़ा सा और यदि थोड़ा सा और माने 27 वर्ष और 26-27 वर्ष तक अगर रुक जाते हैं तो बहुत बढ़िया। माने थोड़ा सा डिले कर देते हैं तो जैसे हम शुरुआती परिणाम खराब होने की बात कर रहे थे, तो वो शुरुआती डिले के बाद भी वो चीजें व्यवस्थित हो सकती हैं। और तुरंत विवाह के बाद यदि हम कुटुंब भाव को एक्टिव कर लेते हैं, यानी एज सुन एज पॉसिबल संतानें यदि हो जाती हैं, तो फिर वो सीधा शिफ्ट हो जाएंगे दूसरे भाव की तरफ। तो बस यही एक थोड़ी सी कमी है। अदरवाइज इच्छा पूर्ति भाव का सर्वष्टक और आप देख ही रहे हैं 36, राहु रोहिणी नक्षत्र वृषभ राशि में तेजी से कमाने के लिए जाना जाता है। ठीक हो गया। और खास करके शुक्र में राहु जब आएंगे तो बहुत तेजी से कमाएंगे। और उसके बाद यदि सर्वष्टक वर्ग में बात करें तो धन भाव, सेकंड टॉप हाउस धन भाव, एक्युमुलेशन ऑफ वेल्थ, कुटुंब भाव। भाई जिसका आय भाव अच्छा है, जिसका धन भाव अच्छा है, उसको और क्या चाहिए। ठीक हो गया। लग्न आप देख ही रहे हैं, चंद्रमा गुरु बैठे हुए हैं, सर्वष्टक वर्ग ने भी फुल सपोर्ट दिया हुआ है, और क्या चीज अब बाकी रह जाती है। ठीक हो गया। तो ये पर्याप्त है चार्ट को बली करने के लिए। ठीक हो गया। और मैंने ये बात पहले भी कई बार बताई है, फिर इसका कोई खासा अर्थ नहीं रह जाता। मतलब हम फिर ये कैलकुलेट कर रहे हैं कि भाई ये सेम नक्षत्र में होंगे तो वैलिड होंगे। नहीं, अगर वो एक राशि में बैठे हैं या आमने सामने भी बैठे हुए हैं, चाहे इनमें डिग्री का गैप है, तभी भी गज केसरी योग वैलिड होगा। ठीक हो गया। और किसी ने ये भी माना हुआ है कि भाई आश्लेषा नक्षत्र है, वो नागों का नक्षत्र है तो बुरा माना जाता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आश्लेषा नक्षत्र बिल्कुल नागों का नक्षत्र है, लेकिन हम ये क्यों मानकर बैठे हैं कि भाई नागों का नक्षत्र बुरा माना जाता है। आप महाभारत में पढ़िए इनको, तो माने करकोटक नाग, शेष नाग जैसे नागों का नाम भर लेने से बोलते हैं हमारे घर में कलयुग का बुरा प्रभाव टल जाता है। कोई ऐसी बुरे हमारे नेचर में बदलाव होने लगे हैं। हम अपने करकोटक का तो इतना कहा जाता है, पति पत्नी में यदि नहीं बनती है तो करकोटक का प्रातः काल और संध्या के समय नाम लेना चाहिए। ऐसा महाभारत में शायद आपने कथा भी पढ़ी हो नल दमयंती की। तो वो बिल्कुल बहुत शुभ कुछ ऐसे नाम हैं। और अब उसका रीजन तो अब आप लोग पर मैं छोड़ता हूं, आप लोग खुद ही धीरे धीरे समझेंगे। कुछ ऐसे कोड हैं, उनको समझने में हमारा जीवन, माने गुरुओं की कृपा हो जाए, देवताओं का आशीर्वाद हो जाए तो शायद हम समझ भी लें, लेकिन अभी हमें इसमें समय लग सकता है। बहुत ऐसे सीक्रेट्स आपको मिलेंगे ग्रंथों में, पुराणों में, वेदों में, जिनको बहुत कठिन है समझना। इसीलिए विनम्रता से अपने आप को, अपनी संस्कृति को विनम्रता से, श्रद्धा भाव से समझने का प्रयास करते रहेंगे तो वो आपको सही दिशा मिल जाएगी। नहीं तो आप, अगर आपके अंदर कोई ऐसा दंभ है, अहंकार है कि मैं तो जीत लूंगा, मैं अपनी तेज बुद्धि से इनका कोड निकाल लूंगा, इनको क्रैक कर लूंगा, असंभव। ठीक हो गया। तो चार्ट आप देख पा रहे हैं, बढ़िया चार्ट है, बली चार्ट है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। तो आप लोग भी कोई ऐसा चार्ट स्टडी कर रहे हैं तो ये दशाओं का क्रम भी समझना है कि दशा का क्रम यदि उसको जिस समय पर देख रहे हैं, यदि वो दशाएं मिली हुई हैं, तो उस चीज को वो ज्यादा अच्छा अनुभव कर पाएगा, उन राजयोगों को, उन धन योगों को। लेकिन अभी वो दशा का क्रम आया नहीं है तो उसको ये जरूर कहना है, थोड़ा धैर्य रखें, लेकिन बराबर
वो धन योग, वो लग्नेश और नवमेश का मिलन, वो धनेश और आयेश का मिलन बिल्कुल इनके जीवन में है और वो उनको प्राप्त भी होगा। ठीक हो गया। तो आज के लिए इतना ही। क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय श्री भगु पराशरा, जय श्री शुक्राचार्य, नमस्कार।